हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 8 पित्त दोष निरूपण। इससे पहले मैंने 7 चैप्टर जो हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये तीनों दोष जो वात पित्त कफ हैं, इन तीनों में से एक दोष पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पेपर पार्ट 1 में। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, पित्त दोष निरूपण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोष जो होते हैं, शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोष जो होते हैं, दोष 2 होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष और मानसिक दोष 2 प्रकार के दोष होते हैं। जो शारीरिक दोष होते हैं उसमें वात पित्त कफ, वात पित्त कफ जो है वो शारीरिक दोष में आता है। और मानसिक दोष कौन से होते हैं, रज और तम। तो अब यहाँ पर जो पित्त है, वात को मैंने अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ा दिया है पूरा। अब ये पित्त दोष है, तो पित्त दोष क्या कार्य करता है, पित्त दोष के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले पित्त दोष की निरुक्ति, जो पित्त है उसकी निरुक्ति। तप संतापे, ये पित्त की निरुक्ति है। और त्यापति इति पित्तम, मतलब कि जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। ताप इन द सेंस कि जो शरीर में जलन शक्ति जो होती है हमारी, जठर अग्नि वगैरह जो शरीर भोजन को पचाती है, वो पित्त के कारण ही होती है। अब यहाँ पर ये वाला श्लोक लिखा हुआ है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आप इसी से याद कर लेना। अपि दीयते प्राकृत अवस्था रक्ष्यते विकृत अवस्था नाश्यते वा शरीरम अनेनिति पित्तम। अर्थात जो प्राकृत अवस्था में शरीर का रक्षा करता है तथा विकृत अवस्था में शरीर का नाश करता है, उसे पित्त कहते हैं। प्राकृत अवस्था मतलब जो सामान्य जितनी क्वांटिटी उसकी बताई गई है हमारे शरीर में उतनी रहेगा, तो हमारे शरीर की रक्षा करेगा, हमारे शरीर में बल प्रदान करेगा। और जो अगर वो विकृत हो जाएगा, विकृत मतलब या तो अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा या फिर अपनी क्वांटिटी से कम अगर हो जाएगा, तो वो हमारे शरीर का नाश करेगा, तो उसे ही पित्त कहते हैं। अब देखिए पित्त क्या कार्य करता है, आहार को पचाना ना पचाना, ये पित्त का कार्य। अगर प्राकृत अवस्था रहेगी मतलब स्वस्थ जितनी क्वांटिटी उतनी बताई गई है, तो वो आहार को पाचन करेगा। और अगर विकृत हो जाएगा तो आहार का पाचन नहीं करेगा। दर्शन और दर्शन मतलब देखने का कार्य भी ये पित्त द्वारा ही होता है। शरीर की उष्णता मतलब शरीर में जो गर्मी होती है उसकी मात्रा तथा अमात्रा में होना, और प्राकृत और अप्राकृत जो वर्ण शरीर का होता है, और भय क्रोध हर्ष मोह, हर्ष हर्ष मतलब कि उत्साह, मोह ये सब आदि जो ये सुख दुख इच्छा द्वेष, इनका होना ना होना, ये सब जो शरीर में रहने वाला पित्त है वो ही संपन्न करता है ये सब कार्य। अब जिस प्रकार देखिए ये वाला एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पित्त एग्जैक्टली होता क्या है। जिस प्रकार अग्नि जो शरीर में, जिस प्रकार सामान्य जो अग्नि होती है ना, जो हम अग्नि देखते हैं जिसमें हम जो जोत जलाते हैं, अग्नि जो हम देखते हैं, जो आहुति वगैरह जिसमें करते हैं, तो वो अग्नि लकड़ी आदि का आश्रय लेकर रहती है। मतलब लकड़ी के सहायता से ही तो जलती है अग्नि हवन वगैरह करने में। तो उसी प्रकार जो शरीर में स्थित जो अग्नि होती है वो पित्त का आश्रय लेकर रहती है। तो शरीर में जो अग्नि होगी हमारे, वो पित्त जो दोष है उसका आश्रय लेकर रहती है। अब यहाँ पर सृष्टि के सभी द्रव्य त्रिगुणात्मक कहे गए। त्रिगुणात्मक क्या, सत्व रज तम। तो पित्त में जो है सत्व गुण की प्रधानता होती है। वात, इससे पहले जो मैंने वात चैप्टर बताया था, तो वात में कौन से गुण की प्रधानता होती थी, रजगुण की। पित्त में होती है सत्वगुण की प्रधानता, और कफ में होगी तम गुण की प्रधानता। इसलिए अगर इसमें सत्व, पित्त में सत्वगुण की प्रधानता होती है, इसलिए शरीर में जो साहस शौर्य तेज क्रांति वन आदि जो सात्विक भाव होते हैं वो पित्त के द्वारा ही होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए शरीर में अग्नि के कर्ता जो है वो पित्त को कहा गया है। मतलब जो शरीर के अंदर जो अग्नि रहती है वो पित्त को कहा गया है। अब यहाँ पे पित्त के पर्याय बताए गए हैं। पित्त के पर्याय हैं मायु, मायु यहाँ पे पित्त का पर्याय बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, शरीर में विद्यमान जो कफ एवं पित्त की अवस्था भेद है, ये 2 अवस्था होती हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो जो स्थूल है वो चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं हम, और जो सूक्ष्म है दोष, सूक्ष्म को दोष उसे कहते हैं जो चक्षु इंद्रिय द्वारा हम ग्रहण नहीं कर पाते।
वात पित्त कफ इनकी अवस्था दो होती है। मतलब यहाँ पर इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो पित्त है उसकी दो अवस्था बताई गई हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म मतलब जो परमाणु एटम जो रहता है वो सूक्ष्म बोला जाता है, और स्थूल मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को स्थूल बोला जाता है। कि जो मतलब मोटी वो अवस्था होती है वो स्थूल होती है, और जो पतली जिसे हम देख सकते हैं वो स्थूल होती है, जिसे हम नहीं देख सकते वो सूक्ष्म होता है। इसी तरह वात पित्त, इसी तरह वात, देखिए वात जो है वात की केवल सूक्ष्म रहती है, क्योंकि वात को हम नहीं देख सकते, और पित्त और कफ को हम शरीर में देख सकते हैं, इसलिए उसकी स्थूल अवस्था भी होती है। अब यहाँ पर पित्त का पंचभौतिक स्वरूप बताया गया है। पित्त का पंचभौतिक स्वरूप में यहाँ पर ये बताया गया है, पित्त के समान, वात के समान ही पित्त भी पंचमहाभूतिक होता है। इसमें सभी महाभूतों के गुण की न्यूनता विद्यमान रहती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पित्त है वो पंचमहाभूतिक होता है, फिर भी पित्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। अब इसके अंदर यहाँ पर पित्त के पंचमहाभूत का वर्णन किया है कि पित्त में पंचमहाभूत कैसे होते हैं, उसके गुणों के अनुसार उसका वर्णन किया है। सबसे पहले पित्त में ये हमें कर्म हमेशा ये याद करना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये बुक में जो है कर्म उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आकाश का कर्म, आकाश की वजह से पित्त में की लघुता होती है, और वायु की वजह से पित्त में रूक्षणता मतलब रूखापन और विशुद्धता है, और अग्नि महाभूत के कारण जो पित्त का गुण है वो सत्व गुण होता है। पित्त उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, अग्नि होता है। उष्ण मतलब गर्म, तीक्ष्ण, ये पित्त के गुण बताए गए हैं। और अब जल, जल महाभूत की वजह से पित्त द्रव होता है, स्नेह होता है, और सर, द्रव मतलब गमन करता है जो पित्त, और सर मतलब जो, सर मतलब जो गमन क्रिया जिसकी वजह से होती है उसे पित्त कहते हैं। विचित्र गंध मतलब पित्त में गंध होती है, पित्त की गंध विरत्र गंध होती है। अब यहाँ पर पित्त के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन किया गया है कि पित्त का क्या स्वरूप है और क्या गुण है। अब पित्त के स्वरूप के लिए हमें दोनों श्लोक याद करने हैं। ये अष्टांग हृदय के अनुसार है और ये चरक संहिता के अनुसार है। पित्तम साइस्ने तीक्ष्णोक्ष्ण लघु विचित्र सरद्रवम, ये पित्त के गुण हैं। अर्थात पित्त सहिष्णु तीक्ष्णोक्ष्ण लघु विचित्र द्रव ये गुणयुक्त होता है। और चरक संहिता के अनुसार सहिष्णु उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु, ये चरक संहिता के अनुसार है। पित्त के स्नेहयुक्त उष्ण तीक्ष्ण द्रव अमल और सर कटु स्वभाव का होता है, और इसके पित्त के जो विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से पित्त का शमन होता है। अब इन गुणों का अर्थ क्या है? गुणों का अर्थ ये है कि ये जो पित्त के गुण बताए गए हैं, अगर इन गुणों के समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे हम तो पित्त की वृद्धि होगी शरीर में, और अगर इनके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो पित्त का ह्रास होगा। अब इसके बाद यहाँ पर पित्त दुर्गंधित एवं नील वर्ण का होता है। पित्त को आचार्य सुश्रुत का मत है ये, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त को इन्होंने दुर्गंधित माना है, मतलब पित्त में गंध होती है, और नील, नील और पीत मतलब नीला और पीला वर्ण का पित्त होता है। आचार्य ढलन ने भी बोला है कि पित्त जो है नील वर्ण का होता है। अब आचार्य षडांगधर के अनुसार पित्त को सत्वगुण की प्रधानता मानी है। अब यहाँ पर रासायनिक गुण बताए हैं। पित्त के रासायनिक गुण क्या क्या हैं? पित्त में सामान्य अवस्था में कटु, पित्त और नील ये रासायनिक गुण हैं, और अगर पित्त जो है विदग्ध हो जाता है मतलब कि विकृत हो जाता है तो उसका जो वो है अमल हो जाता है, और विरत गंध हो जाती है उसमें, और पुति ये गंध हो जाती है पित्त के अंदर। इसके बाद यहाँ पर पित्त के कर्म का उल्लेख किया गया है कि पित्त के कर्म क्या होते हैं। तो ये वाला श्लोक आपको याद करना है अष्टांग हृदय का। अगर आप ये वाला श्लोक यहाँ पर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो 11 चैप्टर है उसमें आपको ये याद ही करना पड़ेगा। पित्तम पक्ति उष्मा दर्शने सूत्र रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनु मार्दव, ये पित्त का श्लोक है कर्म का। अब पित्त का कर्म क्या है? पाचन, मतलब पक्ति उष्मा मतलब पाचन करना, उष्णता करना, दर्शन देखना, शुद्धा भूख तथा प्यास, रुचि भोजन के प्रति रुचि करना, मेधा
बुद्धि, शौर्य, मृदुता, शरीर में सॉफ्टनेस, ये पित्त के कर्म हैं। पित्त शरीर में रहकर इन सब कार्य को करता है। अब ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना, ये वाला श्लोक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पित्त, प्राकृत पित्त देखने में भोजन का पाचन करता है, शरीर का ताप, वही बताया है इन्होंने भी जो ऊपर आचार्य सुश्रुत ने बताया। प्रभा, मेधा, स्वाभाविक कर्म जो है पित्त के, इन्होंने भी वही बताए हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने पित्त को रस रंजन बताया, मतलब वही है कि पित्त, जो पित्त है वो रस का रंजित करता है, मतलब जो आहार का हम सेवन करते हैं उसको रंजित करके रक्त में परिवर्तित करता है, रंजक पित्त। अब पित्त के प्राकृत जो शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं को करता है। जो पित्त है वो जो हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक क्रिया होती हैं तो उनको दोनों प्रकार की क्रियाओं को पित्त करता है। इसमें पाचन करना, दर्शन, मेधा ये और करता है, और त्वचा को भ्राजन करता है। भ्राजन का अर्थ है जो त्वचा के अंदर कलर होता है वो पित्त के द्वारा ही होता है। अब इसमें सब ये जो है सबका पाचन भी करता है। अब ये अलग अलग आचार्यों के अनुसार पित्त के गुण बताए गए हैं, जो अभी मैंने आपको बताए। अलग अलग आचार्यों के अनुसार कैसे पित्त के गुण, जो पित्त का वर्ण है वो सर है, कटु, ये रस सर है, कटु है, और विरत इसकी गंध है। अन्य गुण भी बताए गए हैं। सत्वगुण होता है पित्त में, नील वर्ण का होता है, लघु, अमल, उष्ण, तीक्ष्ण, पूती। ये वाली टेबल आपको याद नहीं करनी है, बस एक बार रीडिंग कर लेना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पित्त के कर्म है जो अभी मैंने बताया है आपको। ये वाली भी आपको श्लोक याद करना है, ये टेबल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको ये टेबल याद नहीं करनी है। इसके बाद ये पित्त के गुणों की तुलना की गई है। ये टेबल फिर भी इम्पोर्टेंट है, एक बार आप इसे देख लेना। जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा है सिर्फ वो अष्टांग हृदय के जो गुण बताए गए थे वो श्लोक आपको याद करना है। तीक्ष्ण उक्ष्ण जितने सारे गुण बताए गए हैं अष्टांग संग्रह ने भी वही बताया, और चरक वाले भी ये श्लोक आपको याद करने हैं। और बस ये याद करना है कि आचार्य सुश्रुत ने पूती और नीलगंध नील बताया है, और षाडंगधर ने सत्वगुण की प्रधानता बताई गई है। अब यहाँ पर पित्त के स्थान का वर्णन किया गया है कि पित्त का स्थान क्या कहाँ पर है हमारे शरीर में। तो ये वाला श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें अध्याय में आपको नहीं तो करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसो द्रक स्पर्शनम चापितस्य नाभिर अत्र विशेषत। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि जो पित्त है वो शरीर में नाभि में, आमाशय में, स्वेद मतलब पसीने में, लसिका, लसिका मतलब ये होता है जो शरीर में फुंसियाँ होती हैं तो उसमें से जो द्रव पदार्थ निकलता है उसमें, रक्त में, रस में, दृष्टि में, नेत्र में और त्वचा में पित्त रहता है। इसमें सबसे विशेष स्थान पित्त का होता है नाभि। अब आचार्य यहाँ इन्होंने भी सेम यही बताया है। आचार्य चरक ने थोड़ा सा अलग बताया, इन्होंने आमाशय में पित्त का अधिष्ठान माना है। अब चक्रपाणि ने पित्त का स्थान आमाशय के अधोभाग में माना, मतलब कि ऊर्ध्व नीचे का ऊपर का भाग होता है और अध मतलब नीचे का, तो इन्होंने आमाशय के जो नीचे का भाग है उसमें माना है। अब यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखिए, इन्होंने आमाशय तथा पक्वाशय के मध्य, आमाशय मतलब स्टमक और पक्वाशय मतलब इंटेस्टाइन, तो उन दोनों के बीच में मतलब ड्यूडेनम में, एक तरीके से अगर मॉडर्न से देखा जाए तो उसमें माना है पित्त का स्थान। और इसके अतिरिक्त पित्त यकृत, प्लीहा मतलब यकृत मतलब लीवर, प्लीहा स्प्लीन, हृदय, नेत्र तथा त्वचा में पित्त रहता है। अब ये वाला पैराग्राफ केवल आपको रीड करना है, इसको याद नहीं करना है। जो प्राकृत पित्त है वो सर्व शरीर में रहता है, मतलब पूरे शरीर में पित्त रहता है, लेकिन इसका कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं, जैसे जो अभी हमने ऊपर देखे, स्वेद, लसिका, रक्त, यकृत, प्लीहा, नेत्र, त्वचा, हृदय, आमाशय, पक्वाशय, ये इसके विशेष स्थान माने गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये इसके विशेष स्थान माने गए हैं। आमाशय का स्थान नाभि जो है, नाभि को माना गया है आमाशय का स्थान। अब इसके आगे एक ये वाला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ में बताया गया है
कि नेत्र त्वचा इन सभी स्थानों पर पित्त विशेष क्रिया पित्त की होती है। और ये नेत्र त्वचा जो ये हैं हृदय, इनमें पित्त की विशेष क्रिया होती है, क्योंकि इनमें जो पित्त के 5 प्रकार बताए गए हैं उनमें से आलोचक पित्त ये नेत्रों में रहता है, आलोचक पित्त नेत्रों में रहता है, और साधक पित्त ये हृदय में रहता है, और भ्राजक पित्त ये त्वचा में रहता है। इन तीनों स्थानों पर ये पित्त विद्यमान रहता है। और इस प्रकार 3 पित्त का ये स्थान बताए गए हैं। और रस तथा रक्त में पित्त का होना स्वाभाविक माना गया है, क्योंकि अब देखिए रस और रक्त में पित्त को क्यों माना गया है, क्योंकि जो रक्त को अग्नि माना गया है, अग्नि मतलब अग्निगुण की प्रधानता रक्त में मानी गई है, तो रक्त में सदा पित्त उपस्थित ही रहता है। और जो पित्त है वो पुरुष में रक्त मतलब कि एक चीज़ बताइए, रक्त को अग्नि माना गया है तो रक्त में पित्त है ही, और जो रस है वो पित्त के साथ ही रहता है, तो इसलिए रस में भी पित्त होगा। और जो पित्त प्रकृति वाले पुरुष होते हैं उनमें स्वेद मतलब पसीना अधिक आता है, तो ये इसलिए स्वेद में भी पित्त को माना गया है। अब ये वाला केवल आपको रीड करना है, ये वाला इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें केवल आपको रीडिंग करनी है। इस प्रकार पित्त के स्थान 3 श्रेणियों में विभाजित करे गए हैं। प्रथम स्त्रावन ये मुख्य है, दूसरा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप रीड कर लेना, वही बात है कि पित्त के स्थान कहाँ है, यकृत, नेत्र, हृदय, त्वचा, रस, रक्त, स्वेद, ये सब वही बात की गई है इसमें भी। अब ये पित्त के स्थान की तुलना की गई है अलग अलग आचारों के अनुसार। एक बार जो मैंने बस अंडरलाइन करा है उसे एक बार देख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर प्राकृत पित्त के भेदों का वर्णन किया गया है कि प्राकृत पित्त के भेद कितने होते हैं। पित्त के टोटल 5 भेद होते हैं, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ये 5 भेद पित्त के बताए गए हैं। ये पांचों भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में कि पित्त के भेदों का वर्णन करें, तो आपको ये 5 भेद पित्त में इसमें लिखने होंगे। सबसे पहले पाचक पित्त। पाचक पित्त का कर्म और गुण मतलब स्थान क्या है। पाचक पित्त वाग्भट आचार्य वाग्भट ने पाचक पित्त का स्थान आमाशय और पक्वाशय के मध्य, मतलब आमाशय स्टमक और पक्वाशय इंटेस्टाइन के मध्य मतलब ड्यूडेनम में इसका स्थान माना है। और ये पंचमहाभूत होने के कारण इसमें अग्नि गुण की प्रधानता होती है। अब पाचक पित्त क्या करता है, हमारे शरीर में जो समान वायु के साथ मिलकर क्लेदक कफ के साथ मिलकर भोजन का पाचन करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पाचक पित्त क्लेद मतलब कि जो द्रव होता है हमारे स्टमक में उसके साथ मिलकर, और समान वायु जो मैंने वात चैप्टर में आपको वायु के 5 प्रकार बताए गए थे, तो उसमें समान वायु के साथ मिलकर भोजन का पाचन करता है। अब यहाँ पर ये देखिए समान वायु लिखा हुआ है, समान वायु भोजन का पाचन करता है, और भोजन का पाचन करने के बाद उसमें से सार और कृत भाग को अलग अलग करता है। सार मतलब कि जैसे कि हमने कोई भी आहार का सेवन करा, आहार का अगर हमने सेवन करा तो आहार में से 2 भाग होते हैं, एक तो सार भाग और दूसरा किट भाग। जो सार भाग होता है ये हमारे धातुओं का निर्माण करता है, सार भाग, और जो किट भाग होता है ये मल भाग होता है। तो वो जो सार आहार से सार और किट भाग में कौन पाचन करता है, पाचक पित्त ही पाचन करता है। अब इसका स्थान जो है ये अपने स्थान पर रहता हुआ अन्य जो सभी पित्त बताए गए हैं, 4 पित्त और बताए हैं, तो उन सबको बल प्रदान करने का कार्य भी ये करता है। ये पाचक पित्त समान वायु पाचक पित्त नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन समान वायु पाचक पित्त, तो आप पेपर में इसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे, इसलिए ये वाला इसे ही हम पाचक पित्त को बोलते हैं, समान वायु पाचक पित्त। ये वाला श्लोक देखो सब लोग बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैंने तो याद नहीं करा था, क्योंकि ये आपको पेपर के टाइम पे वैसे भी श्लोक इतने याद नहीं रहेंगे। तो ये वाला श्लोक आप ना भी याद करके केवल ये वाली हिंदी जो है इसे याद कर लेना अच्छे से, अगर आपसे हो सके तो कर लेना याद। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अमाशय तथा पक्वाशय के मध्य में पित्त को माना गया है,
और पित्त जो हम आहार खाते हैं, आहार 4 प्रकार का होता है, पेय, लेय, भोज्य, भक्ष्य। तो ये आहार का पाचन करके दोष रस उनको मतलब मल मूत्र को अलग अलग करके धातुओं का पोषण अलग करता है। और जो शेष जो पित्त है वो सामर्थ्य प्रदान करता है, मतलब कि जो अन्य पित्त है उनको बल प्रदान करता है, अग्नि को बढ़ाता है तथा अग्नि के द्वारा शरीर में उष्णता गर्मी को उत्पन्न करता है। और पित्त जठ पाचक अग्नि नाम से भी कहा गया है पित्त को। ये देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाचक अग्नि किसे कहा गया है। तो पाचक अग्नि ये वाला एक बार क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में कि पाचक अग्नि बताइए, तो पाचक अग्नि इसे ही कहा जाता है। पाचक अग्नि में आपको ये पूरा लिखना होगा। अब इसके बाद आयुर्वेद ने भी भोजन से पूर्व शीतल जल पीने के लिए निषेध कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखो, हम भोजन से पूर्व कहते हैं ना, भोजन से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जो हमारे शरीर में अग्नि होती है वो पाचक नहीं हो, अग्नि जो है मंद हो जाती है, जिससे जो आहार है उसका सार और क्रिट भाग नहीं बन सकता और धातुओं का पोषण नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ पर रंजक पित्त की बात की गई है। रंजक पित्त का स्थान, रंजक पित्त क्या करता है? ये वाला श्लोक एक बार याद कर लेना आप। ये वाला श्लोक है, आमाशय आश्रय पित्तम रंजकम रस रंजनात्। ये आमाशय में आश्रित रहता है और रस को रंजित करता है। लेकिन इसका मुख्य ये इंपॉर्टेंट है, आचार्य सुश्रुत ने जो रंजक पित्त है वो यकृत और प्लीहा मतलब लिवर और स्प्लीन में माना है, और ये रस को रंजित करके रक्त में बनाता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं ना, तो उससे जो आहार रस बनता है, तो उस आहार रस से रक्त में बनाने का कार्य यही पित्त करता है। इसके बाद यकृत की दृष्टिगोचर, ये पित्त जो है यकृत में देख सकते हैं हम इसे, और ये रक्त का परिवर्तन करता है, रक्त को बनाने का कार्य यही करता है। ये सेम ये लिखा हुआ है। अब आचार्य शार्ंगधर ने केवल यकृत में इसका स्थान माना है और सुश्रुत ने यकृत और प्लीहा दोनों में माना है। इसको आप एक बार रीडिंग कर लेना, जो जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी गई है। इसके बाद अब साधक पित्त की बात करते हैं। ये पित्त, साधक पित्त, ये हृदय में रहता है और ये मेनली हृदय का पोषण करता है। साधक पित्त क्या करता है? हृदय का पोषण करता है। ये बुद्धि, मेधा, अहंकार आदि द्वारा जो इनको सिद्ध करने का कार्य करता है, हृदय में ये रहता है। अब ये हृदय में रहकर मेधा शक्ति मतलब जो धारण शक्ति होती है वो कार्य करता है। मस्तिष्क को, जो हमारा सिर है, मस्तिष्क है, उसको भी पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। हृदय में जो लाल पीला पदार्थ ओज जिसे बोलते हैं, वो साधक पित्त ही कहते हैं उसे। आचार्य सुश्रुत ने पित्त को हृदय में बताया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। चरक संहिता चैप्टर 1 में आपने पढ़ लिया होगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुषार्थों को पूर्ण करने का कार्य भी साधक पित्त ही करता है। अब यहाँ पर सभी आचार्यों ने साधक पित्त का स्थान हृदय माना है। हृदय में रहकर ये बुद्धि, मेधा, अभिमान, इनका ये पुरुषार्थ जो चतुष है, इनकी प्राप्ति इसके द्वारा होती है। अब इसके बाद है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का स्थान बताया गया है। आलोचक पित्त का स्थान दृष्टि मतलब नेत्रों में आलोचक पित्त का स्थान माना गया है। आलोचक पित्त का स्थान नेत्रों में माना गया है। तो ये जो है, हम जितना भी देखने का कार्य करते हैं, दर्शन का कार्य, वो आलोचक पित्त के द्वारा ही किया जाता है। अब आपने देख लिया होगा अब तक कि ये पित्त कितने महत्वपूर्ण है। तो जो हम दृष्टि आंखों से जो भी देखते हैं चीज़ें, वो आलोचक पित्त के द्वारा ही देखते हैं, क्योंकि आलोचक पित्त का स्थान कहाँ बताया गया है? नेत्रों में बताया गया है। अब आलोचक पित्त सभी वस्तुओं का जो हम ज्ञान करते हैं संसार की, वो आलोचक पित्त के द्वारा करते हैं। और ये पित्त दृष्टि को आलोचक नाम से मतलब आलोचक अग्नि नाम से भी इसे कहा गया है। अब इसके बाद आलोचक पित्त, अब देखिए ये वाला एक बार एमसीक्यू आया था कि आलोचक पित्त के भेद का उल्लेख कीजिए। तो ये चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक की 2 भेद होते हैं। एमसीक्यू में आ जाता है कि कितने भेद है? चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, ये 2 भेद है। तो चक्षु विशेषिक का कार्य देखने का कार्य होता है, और बुद्धि विशेषिक का कार्य होता है जैसे जो हमने चीज़ें देख ली तो उसको बिना देखे ही बाद में उसका ज्ञान करना, उसके अर्थों का ज्ञान करना, और ये जो है बुद्धि वैशेषिक पित्त का कार्य होता है। अब यहाँ पर
लघु वाग्भट ने त्वचा में स्थित पित्त को भ्राजक पित्त कहा है। ये देखिए अब यहाँ से भ्राजक पित्त स्टार्ट हो गया है। 5th नंबर लास्ट पित्त है। ये भ्राजक पित्त क्या होता है? त्वचा में स्थित पित्त है, उसे भ्राजक पित्त कहते हैं। वाग्भट के अनुसार त्वचा में स्थित पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। भ्राजक पित्त क्या करता है? जो भी हम शरीर पे ऑयल मतलब तेल वगैरह मसाज करते हैं, जितना भी तेल में क्रीम जैसे जो लगाते हैं, तो वो सबको पाचन उसका पचाने का कार्य त्वचा में कहते हैं ना कि तलवों में तेल की मालिश करनी चाहिए। क्यों करनी? उस वो जो तेल है उसका पाचन कौन करेगा? तो ये सब जो जितनी भी स्किन पे हम चीज़ें लगाते हैं उनका पाचन ये भ्राजक पित्त ही करता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है त्वचा में कांति लाने, मतलब त्वचा की जो चमक करना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हो गया लेप अभ्यंग, जितना हम त्वचा में लगाते हैं। अभ्यंग मतलब तेल मालिश जो हम करते हैं। औषधि द्रव्यों का जो पाक होता है, पाचन होता है, वो भ्राजक पित्त के द्वारा ही होता है। अब ये पित्त के भेदों का उल्लेख किया गया है। इस टेबल को आपको एक बार बस रीडिंग कर लेनी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको केवल आपको रीड कर लेना है एक बार। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू दोस्तों।